हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्री और मेंस दोनों में काम आएगा आपको करंट अफेयर्स में। उसका नाम है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। जैसे नाम से क्लियर है, ईस्टर्न यानी ये रशिया के ईस्टर्न पार्ट से रिलेट करता है। इसको बनाया था, इस फोरम को व्लादिमीर पुतिन ने 2015 में, जो प्रेसिडेंट है रशिया के। एक्चुअली उनका मेन टारगेट है रशिया के ईस्टर्न पार्ट को डेवलप करना। जैसे मोस्ट ऑफ़ यू नो दैट कि रशिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज। अब कुछ लोग बोलते हैं कि रशिया का इतना बिग साइज़ उसके लिए अच्छी बात भी है, उसके लिए एक बुरी चीज़ भी है ये, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री को संभालना इजी नहीं है। और रशियन डेवलपमेंटल पैरामीटर के हिसाब से और इंडिकेटर के हिसाब से जो ईस्टर्न पार्ट रशिया का है वो कंपैरेटिवली जो है थोड़ा सा बैकवर्ड रह गया है, क्योंकि उसमें ईस्टर्न पार्ट की ज्योग्राफी, ईस्टर्न पार्ट की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं थोड़ी सी हार्श हैं। एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन वाला एरिया है, देन जंगल्स, फॉरेस्टेड एरिया है, माउंटेनस एरिया है, रिवर्स हैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे, स्वैम्पी एरियाज़ भी काफ़ी उस जगह पे हैं। तो उसको डेवलप करना इतना इजी नहीं है। तो रशिया एक किस्म से थोड़ा सा डेवलपमेंट के मामले में अनइवन वहाँ पे चल रही है प्रॉब्लम। जैसे हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वो वेस्टर्न पार्ट के कंपैरिजन में बैकवर्ड रह गया है। सिंस इंडिपेंडेंस हमने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया नहीं है। अभी पिछले कुछ सालों के अंदर हमने देखा है कि कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रॉपर वे में शुरू हुई है वहाँ पे, मेनली अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में शुरू हुई है। तो हम चाहते हैं कि हमारा कोई पार्ट जो है बैकवर्ड ना रहे। वैसे रशिया भी चाहता है उसका कोई पार्ट जो है बैकवर्ड ना रहे, वहाँ से लोगों की माइग्रेशन ना हो। तो उसी को डेवलपमेंट करने के लिए रशिया की पॉलिसी का नाम है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। एंड रशिया चाहता है कि नॉट ओनली रशियन फाइनेंस इटसेल्फ बट जो बाकी रशिया की फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं या वो कंट्रीज़ जो रशिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इस पार्ट में इन्वेस्ट करें। तो ये इन्वेस्टमेंट बेस्ड एक स्ट्रेटजी है रशिया की अपने फार ईस्टर्न पार्ट को डेवलप करने की। तो रशिया जो फार ईस्ट एरिया है, जो बिल्कुल ईस्ट में रशिया का एरिया है, पहले मैं आपको मैप पे वो दिखा देता हूँ वो एरिया है कौन सा। पहले थोड़ा समझाया था मैं आपको कि ये फुल रशिया है। रशिया जोग्राफिकली दो कॉन्टिनेंट्स का पार्ट है। देखिए यहाँ पे एक यूराल माउंटेन रेंज है, जिसे यूरल भी कहते हैं कुछ जगह पे। तो ये यूराल माउंटेन रेंज के जो वेस्ट का पार्ट है ये यूरोप है, जो यूराल माउंटेन्स के ईस्ट का पार्ट है एशिया है। एज यू कैन सी कि रशिया का मैक्सिमम जो पार्ट है वो एशिया वाले पार्ट में है, राइट। बट पॉलिटिकली जो रशिया है वो एशिया का पार्ट नहीं है, उसे यूरोप का ही पार्ट माना जाता है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट मेजॉरिटी ऑफ दिस कंट्री लाइज इन एशिया पार्ट। एनीवे, अब हम जो बात कर रहे हैं वो एरिया जो है रशिया का वो ये वाला एरिया है। इस रशिया का फार ईस्ट कहते हैं, जो बिल्कुल ईस्ट में रशिया के है। देखिए ये वाला पार्ट, जो डार्क ग्रीन दिया पार्ट आपको, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये रशिया का फार ईस्टर्न फेडरल डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं ऐसे। इसमें कुछ फेमस जगह मैं आपको बता देता हूँ जो कुछ सुने भी होंगे आपने शायद। जैसे एक प्लेस, एक एरिया इनका है याकुतिया, वहाँ पे बड़ा फेमस एक सिटी है याकुत्स्क। फिर एक एरिया फेमस है इनका दिस प्राइमोर्स्की क्राई, ठीक है। यहीं पे एक सिटी है व्लादिवोस्टोक। अगर रशिया में कहीं आपको वर्ड मिले वोस्टोक, तो वोस्टोक का मीनिंग होता है ईस्ट। तो व्लादिमीर लॉर्ड, काइंड ऑफ लॉर्ड ऑफ द ईस्ट, किंग ऑफ द ईस्ट। कहीं आपको रशिया में मिले लिखा हुआ ओब्लास्ट, जैसे हम अपने इंडिया में बोलते हैं स्टेट्स, जैसे हरियाणा एक स्टेट है, पंजाब एक स्टेट है, तो रशिया में उसे ओब्लास्ट कहते हैं। तो ओब्लास्ट और क्राई में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। ऐसे ही अमूर ओब्लास्ट, खाबरोवस्क ओब्लास्ट, ये कुछ मगदान ओब्लास्ट, चुकोटका ओब्लास्ट, दैन कामचटका एरिया, कामचटका पेनिनसुला, बहुत सुंदर एरिया है ये। दैन सखलिन आइलैंड एंड ये क्यूरिल आइलैंड्स। इन सब को मिला के बनता है फार ईस्ट ऑफ
रशिया। अब इस एरिया की ख़ास बात क्या है, अगर आप देखें तो यहाँ पे पॉपुलेशन इसकी जोग्राफिकल कंडीशन की वजह से काफ़ी कम है। ओनली 80 लाख लोग जो हैं वो यहाँ रहते हैं और अब बड़े नहीं होंगे। हालांकि ये 2010 का सेंसस है और आपको शायद हैरानी होगी कि रशिया इज़ अमंग दोज कंट्रीज़ जहाँ पर इसको हम बोलते हैं कि एज ऑफ रेशियल सुसाइड चल रही है, यानी वहाँ पे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव में है। इट मीन्स क्या हो रहा है, उनकी जो आबादी है पॉपुलेशन है नेगेटिव में जा रही है। जैसे हमारी आबादी लगातार पॉजिटिव जा रही है, हम बढ़ते जा रहे हैं, वो कम होते जा रहे हैं। इट मीन्स उनके यहाँ पे डेथ रेट ज़्यादा है, बर्थ रेट कम है। तो मुझे इसमें लगता है कि अगर 8 मिलियन आबादी इनकी 2010 के सेंसस में थी तो अब जो है हो सकता है और कम हो गई हो यहाँ पे। जैसे एशिया में ओनली जापान ऐसा कंट्री है जो नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को अभी काउंटर कर रहा है, क्योंकि वहाँ की आबादी भी जो है लगातार हर साल कम होती जा रही है। अब यहाँ पॉपुलेशन जो है काफ़ी कम है, लेकिन ये रशिया का अगर आप देखें यहाँ पे तो रशिया का ये 1/3 पार्ट कवर कर जाता है ये, और आबादी जो है ओनली 80 मिलियंस की। रशिया की आबादी अराउंड 13-14 करोड़ के आसपास है, तो सिर्फ 80 लाख लोग यहाँ रहते हैं, ठीक है। बट इतना होने के बावजूद जो ये पूरा एरिया है, इस एरिया में बहुत ह्यूज मिनरल रिजर्व्स हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा ऑयल है, गैस है। ऑयल और गैस जो है उसका ये एरिया बड़े फेमस है, उसमें सक्लिन आइलैंड्स, राइट। देन दिस पार्ट लीना रिवर बेसिन बड़ा फेमस है। देन यहाँ पे डायमंड रिजर्व्स बड़े हैं, गोल्ड रिजर्व्स काफ़ी हैं, कॉपर रिजर्व्स यहाँ पे हैं, बॉक्साइट यहाँ पे है, इस जगह पे है, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, कोल यहाँ पे है। तो बहुत ह्यूज रिजर्व्स है रशिया में इस एरिया में, फार ईस्ट में। बट उनको रिजर्व्स को प्रोड्यूस करना, रिजर्व्स तो हैं बट उनकी प्रोडक्शन करना इतना इजी नहीं है बिकॉज ऑफ वेरी हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन, क्योंकि यहाँ 6 मंथ्स तक बहुत ठंड होती है और यहाँ पे -60 -70 टेम्परेचर बड़ा कॉमन सी बात है। इसीलिए जो है वर्ल्ड का कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस जिसे हम बोलते हैं ओमियाकोन, वो भी इसी एरिया में ही है। मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि किस तरह के कंडीशन में लोग यहाँ रहते हैं। थोड़ा सा आपको से एक हिंट मिल जाएगा। ये देखिए, ये ओमियाकोन है, वर्ल्ड का कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस जहाँ लोग रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हाल हुआ है, आईलैशेस का हाल देखिए, यहाँ पे ठंड कितनी होती होगी यहाँ पे। ये जो रोड है, ये रोड नहीं है, ये लीना रिवर के ऊपर से गाड़ी चल रही है। ये रिवर जम जाती है यहाँ पे, ये गाड़ी चल रही है। ये देखिए, ये कोई रोड नहीं है, पक्की रोड नहीं है, ये रिवर है जो फ्रोज़न रिवर है, जमी हुई नदी जो है उसके ऊपर से गाड़ियाँ जा रही हैं। तो रोड्स बनाना बड़ा मुश्किल काम भी है यहाँ पे, ऑल वेदर रोड्स जो हैं। ये देखिए, जो ट्रक्स जा रहे हैं, ये दिख रहे हैं आपको, ये सब रिवर के ऊपर से जा रहे हैं। तो इतनी कोल्ड कंडीशंस यहाँ पे हैं। समर्स में देखिए कितना सुंदर लगता है ये। समर्स में सारे टैगा फॉरेस्ट हैं भैया, वहाँ दूर दूर तक सिर्फ फॉरेस्ट मिलेंगे आपको। तो नेचुरल ब्यूटी भी बहुत है यहाँ पे, हार्श कंडीशंस भी हैं, मिनरल्स भी हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा एरिया ये बैकवर्ड रह गया है। एक्चुअली था क्या कि जब यूएसएसआर था जिस टाइम पे 91 से पहले, तो यूएसएसआर, अब ये एरिया देखिए, ये एरिया जो है इसके आगे जाएंगे तो बेरिंग स्ट्रेट आ जाएगी, यहाँ पे आगे अलास्का शुरू हो जाएगा। तो लोग बोलते हैं कि ये एरिया जो है मोर क्लोजर टू यूएसए है दैन टू मॉस्को। तो जब यूएसएसआर और यूएसए में कोल्ड वॉर था तो उस टाइम इस एरिया की स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस बहुत थी। तो यहाँ पे यूएसएसआर ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया था, लोगों को यहाँ सब्सिडीज़ बड़ी मिलती थी, तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी लोग बसे थे इस जगह पे। लेकिन 1991 के बाद सब रशिया की थोड़ी प्रॉब्लम, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुरू हो गई, कंडीशन थोड़ी ख़राब हो गई उसकी इकोनॉमिक। तो रशिया ने यहाँ पे थोड़ा सा जो है ध्यान कम देना शुरू किया, सब्सिडीज़ बंद होनी शुरू हो गई, तो लोग भी यहाँ पे अनएम्प्लॉयड होते गए। अब रोड, रेलवे, एयर जो नेटवर्क था यहाँ का इतना अच्छा था नहीं, यानी जो कनेक्टिविटी थी इतनी अच्छी थी नहीं। उसके चक्कर में क्या हुआ, यहाँ अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाई,
तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी इंक्रीज़ हुआ। उससे क्या हुआ कि लोग यहाँ से निकल के माइग्रेट होके उन्हें मूव करना शुरू कर दिया वेस्ट की ओर, थोड़ा साउथ की ओर एम्प्लॉयमेंट के लिए। उससे कई जो एरियाज़ हैं वहाँ पे पॉपुलेशन का जो बैलेंस है बिगड़ना शुरू हो गया। अब इतना बड़ा एरिया जहाँ इतनी मिनरल स्ट्रेंथ है, जिसकी इतनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, वहाँ से अगर पॉपुलेशन मूव करना शुरू हो, वहाँ पे क्राइसिस अगर डेवलप हो, तो रशियन प्रेसिडेंट का थोड़ा सा वरी करना जायज़ भी है। इसीलिए उन्होंने फिर ये स्कीम लॉन्च की, ये अपनी पॉलिसी लॉन्च की, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। वो चाहते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज़ जो वर्ल्ड के कंट्रीज़ हैं, जो रशियन फ्रेंडली कंट्रीज़ भी हैं, वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, तो दोनों को बेनिफिट होगा। इसने बताया अभी आपको मिनरल रिच एरिया तो है, लेकिन ये वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट रिमोटेस्ट एरिया में काउंट होता है, और ये मोर क्लोज टू अलास्का है दैन टू मॉस्को। वही जो मैंने बताया भी आपको कि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हो रही हैं। रेल, रोड, एयर नेटवर्क जो है, जो इतना अच्छा नहीं है बाकी एरियाज़ के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे जो इनके पास मेन स्ट्रेंथ है इस एरिया की, वो ये मिनरल स्ट्रेंथ है। ये देखिए, अब स्ट्रेटिजिकली भी इस एरिया को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है रशिया के लिए। पुतिन ने इसको थोड़ा सा जोर लगाया हुआ है, क्योंकि देखिए इसका एक रीज़न भी है। पहली बात, थोड़ा सा मैं हिस्ट्री में आपको ले चलता हूँ। जो ये एरिया रशिया का है, खाबरोवस्क वाला पार्ट, व्लादिवोस्तोक तक का पार्ट, ये सारा एरिया, ये एरिया प्लस दिस पार्ट ऑफ चाइना, इन दोनों को मिला के बोलते थे मंचूरिया। इस पार्ट को बोलते थे आउटर मंचूरिया, इसको बोलते हैं इनर मंचूरिया। तो जो ये मंचूरिया है, जो आजकल चाइना के पास जो इनर मंचूरिया वाला पार्ट है, यहाँ पर मिनरल्स बड़े हैं, मतलब आयरन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ये पूरा मिनरल्स का एरिया है ये। तो रशिया कहते हैं कि जो ये एरिया है, जिसको हम आजकल हम बोलते हैं रशियन पार्ट कहते हैं, कभी जो था वो चाइनीज़ मंचूरिया था, इसे एनेक्स किया है या ऑक्यूपाई किया रशिया ने, ऐसा कहते हैं वो, और किया भी है ये। ठीक है, बाद में फिर रशिया और चाइना में एक ट्रीटी हुई, जिसके अकॉर्डिंग इस अमूर रिवर को मान लिया गया बाउंड्री रशिया और चाइना की। यानी जो सो कॉल्ड आउटर मंगोलिया था वो चला गया रशिया के पास, और इनर मंगोलिया रह गया चाइना के पास। अभी भी कुछ नेशनलिस्ट जो चाइनीज़ हैं, उनका जो एक अटैचमेंट है, एक इमोशंस हैं, वो जुड़े हुए हैं उस मंचूरिया के साथ में। तो कुछ लोगों के ड्रीम में है कि हमें शायद वापस मिले, क्योंकि अब चाइना एजर्ट कर रहा है अपने आप को। इस टाइम रशिया में मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट भी है चाइना की है, और इस मंचूरिया से काफ़ी लोग जो हैं एज टूरिस्ट और एज बिजनेसमैन, एज इन्वेस्टर्स इस पार्ट में जा रहे हैं। तो कुछ को लगता है कहीं पे ये तो नहीं है कि ये चाइनीज़ डिज़ाइन तो नहीं है दोबारा अपने एरिया को रीगेन करने के लिए। तो इसीलिए वो चाइनीज़ डोमिनेंस ख़त्म करने का और उन थ्रेट्स को ख़त्म करने का एक तरीका भी है, ताकि यहाँ इन्वेस्टमेंट हो, लोकल लोग यहाँ की जगह छोड़ के ना जाएं और वो यहीं पे रहें। तो मंचूरिया वाला जो एक केस है वो भी इम्पॉर्टेंट है, ताकि चाइना को भी बैलेंस कर सकें इस जगह पे। सेकेंड, जब चाइना जो है मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ कर रहा है रशिया के इस पार्ट में, तो रशिया भी चाहेगा कि सिर्फ चाइना के डोमिनेंस ना रहे यहाँ पे, बाकी कंट्रीज़ भी यहाँ इन्वेस्ट करें, ताकि वो रशिया जो है चाइना को काउंटर बैलेंस भी कर सके। देन अगर आप देखें ध्यान से, तो फिर जो एक एरिया है सखलिन का एरिया, और ये जो क्यूरिल आइलैंड्स दिख रहे हैं आपको, इन आइलैंड्स में कहते हैं, जापान कहता है ये आइलैंड्स हमारे हैं, और रशिया ने उन्हें एनेक्स किया है, कब्जा किया है। तो जापान और रशिया के बीच में इसी को लेकर डिस्प्यूट भी हैं। तो जापान ने कई वापस मांगे हैं, लेकिन रशिया बोलता है ये हमारे ही पार्ट्स हैं, ये अब आपके पार्ट्स नहीं है। रशिया हैज़ रिफ्यूज्ड, मना कर दिया वापस देने से इनको। तो ये क्यूरिल आइलैंड और सखलिन आइलैंड दोनों जो हैं, सखलिन तो एक फेमस अब एक ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग एरिया भी है। इंडिया यहाँ पे इन्वॉल्व है, इंडिया यहाँ से ऑयल एंड गैस जो है निकाल रहा है। अब हमने यहाँ पे एक ख़ास काम किया हुआ है कि अब हम यहाँ से गैस सखलिन से इंपोर्ट नहीं करते हैं,
अब हमारी कंपनीज़ को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिले हुए हैं, हमारी कंपनीज़ को लीज़ पे जगह मिल जाती है। वो कंपनी जो है फिर वहाँ से ऑयल एंड गैस निकाल रही है, फिर वो जो ऑयल है फिर हम ले आते हैं। उस ऑयल का रेशो जो है, जितना ऑयल वहाँ से निकलता है उसका 80% रशिया रखता है, 20% हम ले आते हैं। तो हम ऑयल वहाँ से परचेज़ ना करके हमने एक एरिया ले लिया लीज़ पे, ऑयल हम वहाँ से निकाल रहे हैं। सखलिन 1, सखलिन 2, सखलिन 3, ये 3 ब्लॉक्स हो गए हैं। और हमारे पास 3 बड़े ब्लॉक्स का होना ये इंडिया रशिया की अच्छी एक फ्रेंडशिप को दिखाता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को भी दिखाता है। ये सखलिन 3 में तो ये हो चुका है कि अब 75-25 की बात चल रही है कि 75% ऑयल जो है रशिया के पास रहेगा, 25% ऑयल हमारे पास में आएगा। तो ये एक स्ट्रेटेजिक आइलैंड है, इम्पॉर्टेंट आइलैंड है। तो लेकिन इसको लेके डिस्प्यूट भी है रशिया और जापान में, तो इसे भी यहाँ पर भी अपनी अथॉरिटी एक्सर्ट रशिया करनी है। तीसरा, जापान के साउथ में कुछ आइलैंड्स हैं, वहाँ पे एक आइलैंड है ओकिनावा। देन यहाँ पे ताइवान है इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे गुआम है। इन तीनों एरियाज़ में यूएसए के नेवल बेसिस भी हैं, एयरफोर्स बेसिस भी हैं। और यूएसए और यूएसएसआर का क्या रिलेशन है, यूएसए रशिया क्या रिलेशन है, आप सब जानते ही हैं। तो यूएसए जो है सिर्फ चाइना को यहाँ से काउंटर नहीं कर रहा, वो रशिया को भी काउंटर कर रहा है। तो रशिया को भी इस एरिया को संभालना बहुत ज़रूरी है, और ये भी उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस का एरिया बनता है, राइट। तो ये इम्पोर्टेंस इस एरिया की, स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस रशिया के लिए है। अब इंडिया ये मैंने सब बताया आपको, ये 2015 में बनाया गया था और इसकी मीटिंग जो है वो व्लादिवोस्टोक में होती है। जो मैंने बताया था आपको, वोस्टोक में ईस्ट व्लादिमीर लॉर्ड, एक बहुत फेमस पोर्ट है, बहुत फेमस सिटी है। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रेल लाइन जो है वो मॉस्को से व्लादिवोस्टोक, और अब वो मॉस्को से आगे एक्सटेंड भी हो गई है, सेंट पीटर्सबर्ग टू व्लादिवोस्टोक तक जाती है। तो व्लादिवोस्टोक जो है बिल्कुल ईस्टर्न मोस्ट रेल हेड है ट्रांस साइबेरियन रेल लाइन का, एक मेजर पोर्ट भी है रशिया का वो। तो वहीं पे इनकी मीटिंग्स होती हैं। तो जो लोग उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने जाते हैं वो हमेशा व्लादिवोस्टोक में ही जाते हैं, वहीं पे इनका ऑफिस है, वहीं पे इनका हेडक्वार्टर है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का। तो जब से शुरू हुआ है तब से कई कंट्रीज़ ने अपना इंटरेस्ट शो किया यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जैसे चाइना, जापान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, साउथ कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, वियतनाम, इंडिया। और इंडिया तो शुरू से इस एरिया में इंटरेस्टेड रहा है, व्लादिवोस्टोक में। ये व्लादिवोस्टोक वाले कुछ फैक्ट्स है जो मैंने बताया अभी आपको। एक ये मेजर पोर्ट है, और दूसरा एक मेजर जो ईस्टर्न रेल हेड है ट्रांस साइबेरियन रेलवे का, वो है ये। और एक बहुत बड़ी सिटी है ईस्टर्न कोस्ट पे रशिया की, मेजर सिटी है रशिया की एक, व्लादिवोस्टोक। ये देखिए, ये इनका पोर्ट है व्लादिवोस्टोक का। ये देखिए, ये है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, मॉस्को, येकातेरिनबर्ग, नोवसिबिर्स्क, इरकुत्स्क, चीता, खाबरोव्स्क, व्लादिवोस्टोक, ये एंड है। और अब ये जो है रेल लाइन जो है यहाँ तक भी है, जो स्टेशन अपने सेंट पीटर्सबर्ग तक। ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रेल लाइन है। ये अराउंड, आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली, अराउंड 10,000 किलोमीटर लंबी है ये लाइन। अगेन ये व्लादिवोस्टोक सिटी है, काफ़ी बड़ा सिटी है ये। अब स्ट्रेटजी क्या है यहाँ की, जैसा सभी कंट्रीज़ करते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट को अपना एक मॉडल बना रहे हैं डेवलपमेंट के लिए। तो रशिया इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो यहाँ पे एक टैक्स फ्री जोन बना रहा है, ड्यूटी फ्री पोर्ट्स बना रहे हैं, और अपनी स्टेट कंट्रोल्ड कंपनीज़ को कह रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं कि आप वेस्ट की बजाय ईस्ट पे मोर फोकस कीजिए, वहाँ मोर फैक्ट्रीज बनाइए, मोर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की चीज़ें देखिए, मोर वहाँ पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए, जो एरिया वेल कनेक्टेड नहीं है उनमें कनेक्ट कीजिए आपस में, और ट्राई कीजिए कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो तो मिनरल्स प्रोडक्शन भी बड़ी तेज़ हो सके,
ताकि वहाँ के जो लोग हैं वो अपना एरिया छोड़ के ना जाएं और वहाँ डेवलपमेंट प्रॉपर मेंटेन रहे, तो वो एरिया जो रशिया का है, जो उसके स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट हैं, वो बने रहेंगे और वो फुलफ़िल कर पाएगा अपने इंटरेस्ट को उस जगह पे, और वो एरिया डेवलप भी हो पाएगा। तो जो अनइवन नेचर है रशिया में डेवलपमेंट का, वो बैलेंस हो जाएगा वो। और उसमें सिर्फ रशिया का नहीं, कई कंट्रीज़ का बेनिफिट है। अगर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे वहाँ पे तो उनको बेनिफिट भी होगा। जैसे इंडिया का मैं केस लेता हूँ, इंडिया वर्ल्ड का एशिया का फर्स्ट कंट्री था जिसने व्लादिवोस्टोक में 92 में अपना एक कॉन्सुलेट ओपन किया था। कॉन्सुलेट एक फुल फ्लेज्ड एम्बेसी नहीं होती है, लेकिन एम्बेसी वाले कुछ काम जो है कॉन्सुलेट में भी होते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल एम्बेसी ऑफ यूएसए जो है वो दिल्ली में है, लेकिन अब पूरे इंडिया से जिसको भी काम होगा, इसलिए अमेरिका जाना होगा, ये थोड़ी है कि वो एम्बेसी के लिए चेन्नई से बंदा उठ के यहाँ पे आएगा या मणिपुर से उठ के बंदा फिर दिल्ली में सारे आएंगे वो, ठीक है, या फिर जो महाराष्ट्र के लोग हैं सिर्फ वो भी दिल्ली में आएंगे। तो बड़ी कंट्री है, उसकी डिमांड काफ़ी रहती है, लोग वहाँ जाना चाहते हैं टूरिज़्म के लिए, स्टडीज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, बसने के लिए, बिज़नेस के लिए, 50 तरह के काम उस पर रहते हैं। तो वो डिफरेंट कॉर्नर्स में, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, इन सब जगह यूएसए के कॉन्सुलेट्स हैं, राइट। और एम्बेसी जो मेन एम्बेसी जो है वो दिल्ली में है। इन द सेम वे इंडिया ने अपना एक कॉन्सुलेट ओपन किया था व्लादिवोस्टोक में 92 में। अब इंडिया को बेनिफिट क्या हो सकता है? हमें तो मिनरल्स चाहिए अल्टीमेटली, हमें ऑयल एंड गैस चाहिए, रशिया से काफ़ी चाहिए। फिर यहाँ पे जो ह्यूज रिजर्व्स हैं डायमंड की, गोल्ड के, अगर हम वहाँ पे प्रोडक्शन करें उस जगह पे, हमें उसका बेनिफिट हो सकता है। फिर यहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स बड़े हैं, जो वो मिनरल्स जो आजकल स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में यूज़ होते हैं और वो काफ़ी कम है वर्ल्ड में। फॉर एग्जांपल जैसे मोबाइल में यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में यूज़ होते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक मिनरल्स। और इस मामले में चाइना नंबर 1 है। चाइना के पास वर्ल्ड के मैक्सिमम स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं, बट फिर भी वो दूसरी कंट्री में जाके वहाँ पे माइंस परचेज कर रहा है, वहाँ पे लीज ले रहा है माइंस की वो, क्योंकि उसे पता है फ्यूचर की डिमांड है ये स्ट्रेटेजिक मिनरल्स लाइक लिथियम, राइट, टाइटेनियम। तो ऐसे कई मिनरल्स हैं, काफ़ी हैं, तो हमें वो भी चाहिए। हमें अपनी एनर्जी सिक्योरिटी भी देखनी है। हमें सिर्फ और सिर्फ गल्फ़ कंट्रीज़ पे नहीं करना, हमें डिपेंडेंट रहना, क्योंकि आजकल हमारी जैसे 2021 का मैं आपसे एक बताऊं आपको एक डेटा, तो मोर देन 57% जो ऑयल एंड गैस अपनी आई है वो गल्फ़ कंट्रीज से आई है। एंड वी वांट टू रिड्यूस इट, वी वांट टू डाइवर्सिफाई आवर एनर्जी सेक्टर, कि हमने कम करना है यहाँ से इंपोर्ट करना। जाहिर है काफ़ी रीजंस हैं, तो हम चाहते हैं कि डाइवर्सिफाई करें, यहाँ से 57% से कम होता वो जितना हम कम कर सकें उसे हम 20, 30, 25% तक ले आएँ उसे हम। तो उसके लिए भी हमारे पास एक मौका है कि रशिया के ईस्ट का ऑयल एंड गैस जो है, सकलिन का ऑयल एंड गैस मैक्सिमम जो है हम यहाँ पे ला सकें। बट एक प्रॉब्लम बस एक ये थोड़ा सा दूर पड़ता है हमें गल्फ़ कंट्रीज से वो। लेकिन अच्छी बात ये है कि रशिया का जो क्रूड ऑयल है वो हल्का है, उसे रिफ़ाइन करना ईजी होता है। और जो ये क्रूड ऑयल है इनका गल्फ़ कंट्रीज़ का, ये भारी है, रिफ़ाइन कराना मुश्किल रहता है, ज़्यादा खर्चा आता है इसमें। बट फ़ायदा क्या है, गल्फ़ कंट्री वाला नज़दीक है तो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट कम हो जाती है। तो रशिया दूर पड़ता है, उसकी हमें लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाती है उसमें। एक बस प्रॉब्लम यही है। बट ऑब्वियसली जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो कॉस्ट फिर कम आनी शुरू हो जाती है। तो हमारे लिए एक अच्छा मौका है इस एरिया को डेवलप करने का। सेकंड जो है, हमारी जो फार्मा सेक्टर है अपना, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, वो काफ़ी एडवांस है वर्ल्ड में। हम तो फार्मा की फैक्ट्री हैं वर्ल्ड की, हम अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए भेज सकते हैं। वर्ल्ड के मैक्सिमम जो डायमंड जो पॉलिश होते हैं, एक तो रॉ डायमंड है, उसे पॉलिश जो करते हैं, कहते हैं ना वर्ल्ड के 2 तरह के लोग उन्हें पॉलिश करते हैं, एक ज्यूज़ इज़राइल के लोग और एक गुजरातीज़ इंडियंस। हमारे इंडियंस जो हैं गुजरात के लोग, वो तो डायमंड पॉलिशिंग करने के लिए पूरे वर्ल्ड माने जाते हैं। तो हमारे जो बिजनेसमैन हैं वो अपना कुछ ऑफिस वहाँ भी खोल सकते हैं, ताकि वहाँ के लोगों को भी जो है इन्वेस्टमेंट मिले, अपना एम्प्लॉयमेंट मिले, और हमारी वहाँ इन्वेस्टमेंट हो, फिर वहाँ से हम आगे बेचें उस सामान को। तो विन विन सिचुएशन दोनों के लिए है। फिर एक और चीज़ कमाल की यहाँ पे जो है वो
टूरिज़्म, वो मैं बाद में बात करता हूँ, पहले बताऊँ कि एक नया आइडिया मूव किया गया है, व्लादिवोस्टोक चेन्नई मैरीटाइम कॉरिडोर। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है ट्रेड को इंक्रीज़ करने का, अपनी कोस्ट को सेव करने का और फ्यूचर पे निगाह रख के किया गया है। व्लादिवोस्टोक चेन्नई मैरीटाइम कॉरिडोर, देखिए हमने जो आजकल चलता है ट्रेड हमारा, वो सपोज़ हमने मुंबई से जाना है रशिया में, तो हमारा मेन जो ट्रेड है वो चलता है वेस्ट रशिया में। यहाँ पे एक जगह है सेंट पीटर्सबर्ग, तो हमारे शिप यहाँ से होते हुए पहले जाते हैं रेड सी में, रेड सी से सुएज कनाल होते हुए मेडिटेरेनियन सी जाएंगे, मेडिटेरेनियन सी से जिब्राल्टर स्ट्रेट होते हुए हम अटलांटिक ओशन से, स्ट्रेट ऑफ डोवर होते हुए, नॉर्थ सी होते हुए फिर हम एंटर करते हैं यहाँ से बाल्टिक सी में, और बाल्टिक सी के कोस्ट पे है सेंट पीटर्सबर्ग। तो ये रास्ता हमें पड़ता है बहुत लंबा, काफ़ी लंबा रास्ता पड़ जाता है हमें ये, ठीक है। और ये उसका आइडिया अराउंड 8675 नॉटिकल माइल का एरिया है। हम कह रहे हैं कि अगर हम चेन्नई से जाएं स्टेट ऑफ मलक्का, साउथ चाइना सी, नियर ताइवान से होते हुए, फिर ये ताइवान इसके आगे से होते हुए सी ऑफ जापान, सी ऑफ जापान से हम आगे निकल जाए यहाँ पे व्लादिवोस्टोक, तो वो रास्ता पड़ेगा अपने को 5647। अब यहाँ पे अराउंड 3000 नॉटिकल माइल, एक नॉटिकल माइल में अराउंड 1.7 किलोमीटर्स के आसपास रहते हैं या 1.8 किलोमीटर के आसपास होते हैं, एग्जैक्टली मुझे नहीं आइडिया, आई थिंक 1.7 या 1.8 रहते हैं। तो हमें इससे डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो हमारी एनर्जी कम वेस्ट होगी, पैसा कम खर्च होगा और टाइम की बचत होगी। उस चीज़ से हमें टाइम बचेगा अपना, काफ़ी पैसे बचेंगे, एनर्जी सिक्योरिटी आएगी। और साथ में क्या होगा, अगर हमारे शिप यहाँ से जा रहे हैं इस जगह से, तो ये साउथ चाइना सी, जिसे चाइना पूरा अपना क्लेम करता है, उसको भी एक सिंबॉलिकली मैसेज मिलेगा कि ये सिर्फ चाइना का सी नहीं है, हमारा सी भी है, सबका सी है, इसमें सबका राइट है। देन जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम जो हमारे अच्छे दोस्त हैं, तो उनके साथ ट्रेड जो है वो बूस्ट हो सकता है इस रूट से। तो हमारा ध्यान इस चीज़ पे भी है, तो ये एक मास्टर स्ट्रोक भी है। तो हम चाहते हैं कि हम व्लादिवोस्टोक चेन्नई मैरीटाइम कॉरिडोर डेवलप करें। ये भी चलता रहेगा, लेकिन यहाँ से हमारा काम ज़्यादा इजी हो जाएगा। पर इसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ना यहाँ से अगर हम फार ईस्ट को डेवलप करते हैं, ये एरिया डेवलप होता है, तो यहाँ से मिनरल्स, इस जगह से ऑयल एंड गैस जो है ईज़िली आ पाएंगे। हमारे इन्वेस्टर्स जो हैं सामान यहाँ पे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं वो ईज़िली कर पाएंगे। चेन्नई एक हब बन जाएगा और चाइना को भी हम इससे काउंटर कर लेंगे इस चीज़ से, तो इससे काफ़ी बेनिफिट है। This will not only save money, energy, time for India, but also will make more presence of India in the South China Sea. So it's a kind of strategic balance to China's economic influence in this region, while reinforcing the defense energy ties with Russia. तो रशिया को मैंने अभी बताया था आपको, रशिया भी चाहता है कि उसके जो चाइनीज़ डोमिनेंस है उसके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वो भी कम हो, ताकि चाइना जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ना बन जाए, राइट। तो कोई भी कंट्री जिसमें सेल्फ एस्टीम है, जो पावरफुल है, वो कभी नहीं चाहेगा कि कुछ उसे कोई और पावरफुल कंट्री जो है सिंगल हैंडेडली वो डोमिनेट करने की कोशिश करे, जो चाइना का नेचर भी रहा है। तो चाइना को रशिया काउंटर बैलेंस करना चाहता है इस चीज़ से। ये देखिए जो मैंने बताया अभी आपको, ये रूट यहाँ से इस पूरे के साउथ चाइना से क्लेम कर रहा है चाइना। फिर हमने एक पॉलिसी अभी शुरू की है, एक्ट फॉर ईस्ट। हालांकि ये एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी का पार्ट ही है अपना। एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी का पहले नेम था, इसके बारे में अलग लेक्चर पर फिर से लूँगा अलग से, तो उसका नाम था लुक ईस्ट एशिया पॉलिसी। तो हमने उसका नाम अब किया है एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी। एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी में कि जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं ये वाले सारे, तो हमने ये हमारे जोग्राफिकली भी काफ़ी पास में है, लैंड से इनसे कनेक्टिविटी भी हमारी सबसे है, काफ़ी कंट्री से है, और साथ में हमारी जो रिलेशनशिप है हिस्टोरिकली काफ़ी अच्छे रही हैं। और एक टाइम पे हमने इनको इग्नोर किया था, तो चाइना इस पूरे एरिया को डोमिनेट कर गया, उससे हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हर्ट हुए। तो फिर नरसिम्हा राव ने ये पॉलिसी बनाई थी लुक ईस्ट पॉलिसी।
तो फिर कई गवर्नमेंट्स आई गई, उन्होंने बातें तो बहुत की लेकिन काम नहीं किया। आप अनाउंसमेंट करके आ गए लेकिन काम नहीं किया, तो उनका ट्रस्ट फिर हम पे आया नहीं। तो अब इस गवर्नमेंट ने फिर क्या कि नई गवर्नमेंट ने क्या किया है कि हम जो बोलेंगे उसे करेंगे। तो अब हो गया वो एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी कि बोलने वाले काम ख़त्म है। अब हम जो ने हमने कहा है और जो कह रहे हैं उसे टाइम पे पूरा भी करेंगे ताकि आपका ट्रस्ट जो है हम पे जमे वो। ठीक है, तो ये एक किस्म से इकोनॉमिक कोऑपरेशन, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन का पॉलिसी है एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी। तो हम चाहते हैं कि अब वो एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी बन जाए। जो लोक ईस्ट एशिया पॉलिसी जो थी, अब वो उसमें ईस्टर्न कंट्री भी आए हैं साउथ ईस्ट एशिया के साथ साथ। ईस्टर्न कंट्री कौन से हैं? चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान। हम तो ताइवान को कंट्री मानेंगे। तो चाइना से रिलेशनशिप हमारे अच्छे नहीं हैं, मंगोलिया से हैं, नॉर्थ कोरिया से इतने अच्छे नहीं हैं, साउथ कोरिया, जापान ये हमारे अच्छे नेचुरल पार्टनर हैं। तो हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे अपनी प्रेजेंस इंक्रीज़ करें, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ज़्यादा हो, राइट। उसी का पार्ट फिर ये भी बन जाएगा फार ईस्ट एशिया। तो ये एक किस्म से फैसिलिटेट करेगा उस पॉलिसी को, फार ईस्ट एशिया पॉलिसी को। तो जो हमारी लुक ईस्ट एशिया पॉलिसी है उसमें मेनली जो है इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, लेकिन जो हम कह रहे हैं हमारी जो एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी रहेगी, एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी, जिसमें हम इनको भी इंक्लूड करेंगे इस जगह पे। तो उसमें ना सिर्फ इकोनॉमिक कोऑपरेशन रहेगी बल्कि जो है अपना स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस कोऑपरेशन की भी रहेगी उसमें। तो ये हमारे अभी प्लान्स हैं। तो फार ईस्ट को डेवलप करने में, ईस्टर्न दिस इकोनॉमिक फोरम का पार्ट बनने में हमारे बेनिफिट भी हैं और हमारे जो अपने पार्टनर्स रशिया है उनके बेनिफिट्स भी हैं। तो ये इट्स ए विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। फिर जो मैंने बताया था अभी आपको, मेरे ख्याल से मुझे लगता है, जो मेरा पर्सनल एक आइडिया है कि शायद रशियन जो हैं वो अपने टूरिज़्म पोटेंशियल को अप टू देयर स्ट्रेंथ वो एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे हैं। ये मेरा एक आपसे एक दावा है कि जितनी नेचुरल ब्यूटी रशिया को डाइवर्सिफाइड वे में भगवान ने दी है उतनी शायद ही किसी कंट्री के पास में हो। बट आयरोनिकली विडंबना ये है कि उतना ही कम टूरिस्ट वहाँ जाता है, क्योंकि रशियन जो हैं उतने ओपन नहीं हुए हैं, अंग्रेज़ी बोलना नहीं सीखे हैं, लोगों से भी इतना इंटरेक्ट नहीं करते हैं, अपने अपने एरिया में ही हैं, कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी हैं। लेकिन रशिया सुंदर बहुत है, लैंड एरिया बहुत ज़्यादा है, बहुत खूबसूरती है, लेकिन पॉपुलेशन काफ़ी कम है। तो इतने सुंदर एरियाज़ हैं, अगर ये उसको ओपन कर दें तो टूरिज़्म से बहुत कमाई उनको हो सकती है। लेकिन आजकल मैक्सिमम जो टूरिस्ट जा रहा है वो चाइनीज़ टूरिस्ट जा रहा है। अगर वेस्ट यूरोप जो है रशिया के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता, इतना सुंदर रशिया है, बट उतना ही कम डेवलप है टूरिज़्म के हिसाब से। तो टूरिज़्म का बहुत पोटेंशियल है। अब यहाँ के टूर पैकेजेस बन जाएं मान लीजिए, तो दुनिया यहाँ जाना चाहेगी इस एरिया में। देखिए कितना सुंदर एरिया है ये, और दूर दूर तक 100 माइल्स तक कुछ नहीं है यहाँ पे, सब नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पे। ये कामचटका पेनिनसुला बहुत सुंदर एरिया है ये वाला। साइबेरियन टाइगर्स, जिनको हमारे टाइगर बोलते हैं, ये इतने बड़े टाइगर्स होते हैं। ये देखिए कामचटका पेनिनसुला में ये वोल्केनो है, कितनी शानदार जगह है ये। तो ऐसे ही एरिया अगर आपको मिलेंगे, आप टूरिज़्म के लिए क्यों नहीं जाएंगे आप यहाँ पे, राइट। तो इस साल मीटिंग फिर अभी हुई है 7 to आई थिंक 11 सितंबर तक व्लादिवोस्टॉक में। ये देखिए ये सब टैगा फॉरेस्ट है। ये कोई कामचटका पेनिनसुला है, वही कामचटका पेनिनसुला है ये। तो ये था ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के बारे में। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाइए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।